नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का प्रिंसिपल वही है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हम कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी क्रिस्टल के अंदर देते हैं तो उसके अंदर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होती है, दैट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, तो मीन्स मैकेनिकल उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होंगी, मैकेनिकल मूवमेंट उसमें क्रिएट होगी। तो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। सेंसर में इसका अपोजिट होता है। सेंसर के अंदर जब कोई मैकेनिकल मूवमेंट होती है, जब कोई उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये सेंसर का है। तो जब मैं एक्चुएटर की बात करूँगा तो उसके एडवांटेज क्या है? शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम है इसका, एबिलिटी टू क्रिएट हाई फोर्सेस, हाई फोर्सेस में क्रिएट हो सकती हैं, और हायर डिस्प्लेसमेंट एक्यूरेसी, डिस्प्लेसमेंट एक्यूरेसी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। जो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो वाइब्रेशन जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो बहुत हद तक कांस्टेंट होती है, और इसीलिए इसका जो यूज़ होता है, इसके जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉर्ड, सिरेमिक और PZT, ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, एज ए क्रिस्टल यूज़ होती हैं। और हायर डिस्प्लेसमेंट एक्यूरेसी बता दिया मैंने आपको। हाई एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी हाई है। डिसएडवांटेज क्या है स्मॉल स्ट्रेन्स, स्ट्रेन इसमें कम है, कम स्ट्रेन है इसमें। और हाई सप्लाई वोल्टेज नीडेड, सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। स्ट्रेन का मतलब समझते होगे शायद, कितना इसको आप स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ज़्यादा फोर्स को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, और यदि ये है तो इसमें इसका मतलब कम फोर्स को टॉलरेट कर सकता है, बहुत स्ट्रेन कम है इसके अंदर। हाई सप्लाई वोल्टेज नीडेड, और लार्ज हिस्टेरेसिस, हाँ हिस्टेरेसिस लार्ज है ये, मैं आपको बताता हूँ। हिस्टेरेसिस लार्ज होने का मतलब क्या है कि जब एक मैकेनिकल मूवमेंट हुई, यदि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर, जब वो अपने एक्सट्रीम इंक्रीजिंग साइड में होगा तो वो एक, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये एक क्रिस्टल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगा और क्या हुआ कि इसकी जो नई पोजीशन आई वो यहाँ आई, इसके अंदर चेंज आया कुछ, इसकी मोशन में चेंज, इसकी पोजीशन में चेंज आया, और इसके अंदर चेंज हुआ, कुछ वाइब्रेशन हुई फॉर एग्जांपल। तो इसमें ये नई पोजीशन ही आई। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल हटेगा, तो जब इसकी दोबारा से जब अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करेगा तो ये इस जगह पर ना आके कुछ यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा। इट मीन्स इनिशियल पोजीशन ये थी, और उसके बाद उसने वो यहाँ तक गई। यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ कि जब वो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हटा, तो वो वापस यहाँ तक नहीं आएगा, वो यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये अपनी जो एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता। ये तो आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। तो आपको सिर्फ शो करने के लिए है कि वो एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता, इसलिए इसमें हिस्टेरिसिस लॉस मानते हैं। देखिए एप्लीकेशन क्या है इसमें, हैंड ब्लरिंग करेक्शन। डिजिटल कैमराज के अंदर हैंड ब्लरिंग यदि होती है कहीं पे, जब फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो उस टाइम हैंड की मूवमेंट हो सकती है, तो वहाँ ब्लरिंग आ जाती है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है। दूसरा क्या है कि अल्ट्रा प्रेसाइज मास फ्लो कंट्रोलर, मास फ्लो कंट्रोलर में यहाँ भी दिखाया और यहाँ भी दिखाया, ये ज़्यादा बेटर समझ आएगा यहाँ आपको। इसके अंदर क्या है देखो, ये A to D कन्वर्टर लगा है, ये सेंसर है एक तरीके से। मैंने आपको बताया था जहाँ भी कोई कंट्रोलर होता है वहाँ सेंसर और एक्चुएटर दोनों ही होते हैं। तो क्या होता है कि सेंसर चीज़ को सेंस करता है, और एक्चुएटर उस चीज़ को उसका मीन्स रियलाइजेशन के काम आता है उसके।
तो क्या होगा, जैसे ये फ्लो हो रहा है, फ्लो का यहाँ पर जब ये यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ से उसका फ्लो मेजर होगा कि कितना फ्लो है। वो जो मेजर्ड फ्लो है वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो उसके बाद कंप्यूटर उसको चेक करेगा कि रेफरेंस वैल्यू से कितना कम या ज़्यादा है, रेफरेंस जो सिग्नल दिया गया है उससे कितना कम या ज़्यादा है। जो नेट जो एरर सिग्नल आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ये एक्चुएटर है। एक्चुएटर के अंदर क्या है कि वो एक्चुएटर उसके अकॉर्डिंगली जो सिग्नल उसको आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके अकॉर्डिंग इसके वॉल्व है ये एक तरीके से, और इसके डायफ्राम, जैसे मेटल डायफ्राम लिखा हुआ है, तो इसके अंदर इस वॉल्व या डायफ्राम से इसका फ्लो कंट्रोल होता है। आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो फ्लो चाहिए वो 5 ml, फॉर एग्जांपल 100 ml चाहिए, 100 ml पर सेकंड चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 ml पर सेकंड का फ्लो चाहिए आपको, और यहाँ जो फ्लो है वो 105 है। 105 का जब इसमें जाएगा या कंप्यूटर में जाएगा तो वो कंपेयर करेगा उसको 100 से। जब 100 से कंपेयर करेगा तो उसको ये मिलेगा कि यहाँ 5 ml पर सेकंड का फ्लो ज़्यादा है। तो जो फ्लो ज़्यादा है तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ एरर सिग्नल यहाँ आएगा। जो एरर सिग्नल है वो इसका क्या करेगा, इसको जो डायफ्राम है उसको कंप्रेस कर, उसको प्रेस कर देगा तो जो इनलेट है, यहाँ जो फ्लो इनलेट है वो कंट्रोल हो जाएगा, वहाँ फ्लो कम होगा। फिर फ्लो कम होगा तो यहाँ से भी फ्लो कम आएगा, तो कंट्रोल हो गया। और सेम वे यदि क्या है कि यदि 95 का फ्लो है, फ्लो 95 है, 95 ml पर सेकंड है, इसके अंदर यहाँ मेजर किया जा रहा है, इस पाइप के अंदर 95 ml पर सेकंड का फ्लो है। और जब वो रेफरेंस से कंपेयर होगा यहाँ कंट्रोलर के अंदर, तो कंपेयर होके उसमें ये पता लगेगा कि जो रिक्वायर्ड है उससे कम है अभी। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा उसमें डायफ्राम, जो ये पीजो इलेक्ट्रिक यहाँ एक्चुएटर है, उसकी पोजीशन ज़्यादा ओपन हो जाएगी, वो ओपनिंग की तरफ चला जाएगा वो, तो यहाँ से जो पाथ है वो ज़्यादा ओपन होगा। तो ये इस तरीके से चलता है। तो ये कंट्रोलर है। तो जहाँ ज़्यादा प्रेसाइज फ्लो की ज़रूरत होती है वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये यहाँ वॉल ड्राइवर सर्किट दिखा रखा है, यहाँ फ्लो रेट सेंसर दिखा रखा है, ये सब चीज़ यहाँ दिखाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर ही जब उसकी मैकेनिकल मूवमेंट होती है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर में मैंने बताया जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो उसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जब उसकी मैकेनिकल मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को रोटरी मोशन या लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, ये भी पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है। इसके अंदर क्या होगा कि जब इनका एक्सपेंशन होगा, जब ये एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये रॉड है इसकी मूवमेंट होगी इनके थ्रू। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, तो यहाँ देखिए आप, इसकी मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब दिस इज लीनियर मोटर, ये लीनियर मोटर की तरह काम कर रहे हैं। ये चीज़ समझ आ गई ना। ये जो वाइट कलर का हो रहा है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल हटा दिया, और जो कलर्ड में आ रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। जब उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा होगा तो उसकी शेप में चेंज आता है, उसके साइज में चेंज आता है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर यही आपने पढ़ा है कि उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिकल चेंज आएगा, तो उस मैकेनिकल चेंज के बेस पर ही यहाँ पर क्या है कि उसको इसको मैकेनिकल मोशन में या लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ आप इजीली देख सकते हैं ये चीज़। हालांकि जो इसमें पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत छोटे लेवल की वाइब्रेशन होती है, बहुत कम लेवल की वाइब्रेशन होती है, लेकिन उन्हीं का यूज़ करके, कंटिन्यूस वाइब्रेशन का यूज़ करके हमने क्या किया, इसकी मूवमेंट क्रिएट कर ली। होती उसमें वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन के अंदर जब आप, वाइब्रेशन का मतलब आप क्या समझते हो कि उसके अंदर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, वो एक नॉर्मल पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करता है। लेकिन हमें यदि उसका एक्चुअल में यदि 1 मिनट के अंदर हमें देखना हो कि 1 मिनट में उसने कितना मोमेंट किया, 1 मिनट के अंदर उसके अंदर कितनी वाइब्रेशंस हुई, तो वो वाइब्रेशन हम इस लीनियर मोटर के थ्रू हम कर सकते हैं। वो वाइब्रेशन हम मेजर कर सकते हैं इस लीनियर मोटर के थ्रू। लीनियर मोटर की तरह की प्लेस में लीनियर मोटर ना हो गई, रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, रोटेशनल मोटर भी हो सकती है। तो ये तो हुआ पीजो इलेक्ट्रिक मोटर।
अब तक हमने जितने भी एक्चुएटर पढ़े सभी इलेक्ट्रिकल टाइप के एक्चुएटर थे। इलेक्ट्रिक मीन जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ हो रहा था वो सभी वही थे। तो उसमें कुछ और टाइप के जो एक्चुएटर्स हैं वो लाइट्स हैं। लाइट्स के अंदर क्या आ जाएगा, एलईडीज आ जाएंगी, एलसीडीज आ जाएंगे, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले आ जाएगा जिसको प्लाज्मा टीवी जिसके ऊपर बेस्ड होता है, और उसके बाद सीआरटी आ जाएगा, कैथोड रे ट्यूब, जिस टाइप के आपके पहले टीवीज़ होते थे। टीवी क्या है, टीवी एक्चुअल में एक एक्चुएटर ही तो है। ठीक है, आप सीआरओ देख रहे हैं, सीआरओ क्या है, सीआरओ एक एक्चुएटर ही तो है जो सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक विजिबल उसमें स्क्रीन पे लेके आता है। ठीक है, वो एक्चुएटर ही है। ठीक है, तो एलईडी देखते हो, एलईडी कहीं ग्लो करता है, कोई सिग्नल प्रेजेंट है तो एलईडी ग्लो करता है, वो क्या है, वो भी एक एक्चुएटर ही है। उसके बाद अलावा यहाँ क्या सायरन्स हो सकते हैं, हॉर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम जैसे कहीं डेंजरस मशीन्स हैं उनके आसपास हम सायरन्स लगा देते हैं या हॉर्न्स लगा देते हैं। इसके अलावा जब मैं स्पीकर की बात करूँगा, सिंपल स्पीकर की बात करूँगा, वो भी तो एक एक्चुएटर ही है। वहाँ से आपको जो सिग्नल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आप उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेते हैं और आपको उसके आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक ऐसा सिग्नल मिल रहा है जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस है उसके अंदर। वो मैकेनिकल वाइब्रेशन किस रेंज की है, किस फ्रीक्वेंसी की है, वो आपके ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की है। ठीक है, आगे आगे हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। हाइड्रोलिक एक्चुएटर के अंदर जो प्रिंसिपल होता है, मेन प्रिंसिपल, वो फ्लूइड का फ्लो के भी ऊपर बेस्ड है। जो मेन फोर्स अप्लाई की जाती है वो फ्लूइड के थ्रू की जाती है। और यहाँ देखिए कि यहाँ जब मैं दिखा रहा हूँ तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड तो सारा एक ही है, डिफरेंट कलर से इसलिए दिखाया गया है कि इसके ऊपर डिफरेंट प्रेशर लेवल्स हैं। तो यहाँ देखिए आप कि ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। इसके अंदर से हमें ये पंप ये पंप नहीं, एक पिस्टन को मूव करवाना है। इस पिस्टन को मूव करवाने के लिए हमें प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देने के लिए हम क्या करेंगे, एक पंप से हम लिक्विड को फोर्स करेंगे, आगे फोर्स करेंगे तो हाई प्रेशर लिक्विड है, ये हाई प्रेशर लिक्विड है। और इधर भी जो लिक्विड है वो लिक्विड भी क्या करेगा, जैसे जैसे इसकी मूवमेंट इधर होगी उसके ऊपर भी प्रेशर लगेगा और वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा वापस। ठीक है, जब ये वापस अपनी पोजीशन रीगेन करेगा, जब ये इस साइड जाएगा तो यहाँ से प्रेशर, जो ये लिक्विड है यहाँ से यहाँ दोबारा फिल हो जाएगा, यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो इसका यूज़ क्या है, यूज़ तो आप इसमें देखिए कि लिफ्टिंग मशीन है, इसके अंदर सिंपल क्या किया गया, ये हाइड्रोलिक पिस्टन है, देखो यहाँ, इसको देखिए, ये हाइड्रोलिक है पूरा। ठीक है, और एक ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है ये, और ये हाइड्रोलिक मोमेंट है, इसकी यहाँ मोमेंट हो रही है। और ये जो दिखाया गया ये इसका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये फिल रहता है सारा। और जब जब प्रेशर की ज़रूरत होती है, प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इस पंप के थ्रू, ये पंप है, इस पंप के थ्रू इसको यहाँ फोर्स किया जाता है। ये हाई प्रेशर है, यहाँ प्रेशर हाई रहता है। पंप किसके थ्रू, क्यों रहता है प्रेशर हाई, क्योंकि हम पंप के थ्रू इसके अंदर वो फोर्स कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं, उस लिक्विड को फोर्स कर रहे हैं। जैसे ही उस लिक्विड को यहाँ फोर्स करेंगे तो ये मूवमेंट इसकी ऊपर की साइड होगी, और यहाँ जो भी वेट रखा होगा यहाँ पर वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वो क्या काम आते हैं, ये कंट्रोल और पावर ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। पंप ड्राइवन बाय प्राइम मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जनरली यूज होती है, वो फ्लो, लिक्विड फ्लो है उसको कंट्रोल करती है, लिक्विड फ्लो को कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली तो आप जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्स ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, वो लिक्विड के प्रेशर की फॉर्म में उसको यूज़ किया जा रहा है। डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिकल मोमेंट को, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल मोमेंट को हम यूज़ नहीं कर रहे वहाँ हम क्या कर रहे हैं, उस फोर्स को यूज़ कर रहे हैं जो दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, जो एक लिक्विड वहाँ है उसके ऊपर जो फोर्स है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं, लीनियर एक्चुएटर होते हैं और रोटरी एक्चुएटर होते हैं। ये हाइड्रोलिक भी दो टाइप के होते हैं। तो टाइप के अंदर हम आगे बात करें तो लीनियर एक्चुएटर के अंदर उनको हाइड्रोलिक सिलेंडर भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में मोशन प्रोवाइड करते हैं, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो डिपेंड करती है वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके स्ट्रोक की लेंथ क्या होगी। देखिए यहाँ इसके स्ट्रोक की लेंथ आपको दिखेगी कि इसकी लीनियर मूवमेंट कितनी हो सकती है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने ये इसकी लेंथ कितनी ले रखी। जितनी लेंथ ये होगी उसका उतने उसके रिस्पेक्ट में ही मूवमेंट होगी। ये देखिए ये स्ट्रोक है इसका। ठीक है,
तो मीन्स ये मैक्सिमम क्या होगा, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, तो इतनी मैक्सिमम मोमेंट इतनी हो सकती है। ये अब पूरा बाहर है, जब ये अंदर चला जाएगा, यहाँ इधर चला जाएगा, तो ये बिल्कुल यहाँ ग्राउंड पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम मोमेंट कितनी हो सकती है वो इसके स्ट्रोक की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जैक तो आपने देखे ही होंगे। तो जैक जो हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा रैम्स होते हैं और सिलेंडर्स होते हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। रोटरी एक्चुएटर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कंटिन्यूस रोटेशनल मोशन ये प्रोवाइड करते हैं। जो पंप शाफ्ट है, जैसे मीन्स पंप की बात कर रहे हैं, पंप का काम इसके अंदर क्या है कि वो फ्लो को जनरेट करता है, फ्लो जो मैंने बताया था कि फोर्स प्रोवाइड करता है। और मोटर शाफ्ट जो होती है वो रोटेट करती है, किसके कारण, जब फ्लूइड का फ्लो उसके अंदर, फ्लूइड को फोर्स किया जाता है ड्राइविंग चैम्बर्स के अंदर, उससे क्या होता है मोटर शाफ्ट रोटेट करती है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड है। पहले आप क्या करेंगे, लिक्विड को फोर्स पंप से लिफ्ट करेंगे और उसको फोर्स करेंगे ड्राइविंग चैम्बर्स के अंदर। ड्राइविंग चैम्बर्स के अंदर जो फोर्स एग्जर्ट होगी या वहाँ जो फोर्स लगेगी, उससे क्या है कि मोटर शाफ्ट है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ये है रोटरी एक्चुएटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब वर्किंग वाइज डिफरेंस देखेंगे तो सर्वो वॉल्व्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। सर्वो का मैंने आपको बताया था, सर्वो के अंदर फीडबैक बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। गुड कंट्रोल अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर सर्वो बेस्ड होता है, इसका मतलब फीडबैक बेस्ड मोमेंट कंट्रोल होता है। तो वहाँ पोजिशनिंग बेटर होती है, उसकी पोजिशन बेटर पोजिशन होती है उसकी। दूसरा है प्रोपोर्शनल वॉल्व्स, उसके अंदर सिंपल है, चीप है, रोबस्ट है, लेकिन उसको प्रेसाइजली आप उसकी पोजीशन कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद है डिजिटल हाइड्रोलिक, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर सेवरल वॉल्व यूज़ होते हैं, ऑन ऑफ वॉल्व यूज़ होते हैं। तो उसकी डिजिटल की तरह दो ही पोजीशन होती है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो जितने वाल्व होंगे 2 रेज़्ड पावर n, जितने वाल्व होंगे उतनी ही उसकी पोजीशन हो सकती हैं। जितने वाल्व होंगे मीन्स 5 वाल्व होंगे तो 2 रेज़्ड पावर 5 मीन्स 5 पोजीशन होंगी उसकी। वो एक्चुएटर जो है 5 डिफरेंट 2 रेज़्ड पावर 5 मीन्स 32, 2 रेज़्ड पावर 5 मीन्स 32, 6 होंगे 2 रेज़्ड पावर 6 इक्वल टू 64। उतनी ही पोजीशन वो लेगा, उतनी डिफरेंट पोजीशन लेगा, उसके बीच में और पोजीशन नहीं ले सकता। कंटिन्यूस और रैंडम का मैंने डिफरेंस बताया था, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का मैंने डिफरेंस बताया था आपको। तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी इसकी, इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं होंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन 5 इंच हाइट, 6 इंच हाइट, 7 इंच हाइट, 8 इंच हाइट, यदि ऐसे है तो 5.5 इंच हाइट नहीं ले सकता। ये 5 है तो 5 ही लेगा, या 6 लेगा तो 5.5 नहीं लेगा। ठीक है, तो इस टाइप की इसकी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल्स रखते हैं। यदि आप 10 पिस्टन यूज़ कर रहे हैं, 2 रेज़्ड पावर 10 मीन्स 1024 पोजिशन उसकी आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें कंटिन्यूस नहीं होता कि आप अपनी मन मर्जी से कोई भी पोजीशन दे दें इसको, जो पोजीशन होंगी वो फिक्स ही होंगी। डिजिटल कंट्रोल ऑफ फ्लो, फ्लो का डिजिटल कंट्रोल होता है इसके अंदर। ये सर्वो वॉल्व दिखाया गया है, यहाँ इसका यहाँ इसका सर्वो मैकेनिज्म है, और ये इसके अंदर फ्लो कंट्रोल कर रहा है। ये यहाँ ये चीज़ शो की गई है। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल वाल्व दिखाया गया है। प्रोपोर्शनल वाल्व के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जैसा वहाँ था कि सर्वो मैकेनिज्म अलग से था, यहाँ सर्वो मैकेनिज्म, यहाँ सारा कंट्रोल ही इसके अंदर ही है, सारा वाल्व इसके अंदर से ही कंट्रोल हो रहा है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के अंदर आगे कुछ और पढ़ते हैं अब हम। इनका यूज़ कहाँ होता है, जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए, इंडस्ट्री में प्रोसेस कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए कैसे कर सकते हैं इसको आप, ये आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा। जब यहाँ प्रेशर डालते हैं, यहाँ एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया जाएगा, यहाँ ज़्यादा फोर्स फील होगी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ होता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने हैंड से, आप अपने फिंगर्स से आप एक पिन को पिक करते हो कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ जिसका एरिया ज़्यादा है उससे आप पिन के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। पिन का जो सामने वाला पोर्शन है, टिप है, उसका एरिया बहुत कम है, तो वहाँ ज़्यादा फोर्स फील होगा। आप देखिए, आपको ज़्यादा फोर्स फील होगा। आप अपने हाथ के प्रेशर से दूसरे ये दोनों पाम को आपस में मिलाओ और प्रेशर डालो, तो आपको कोई पेन फील नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आप एक हाथ से
नीडल पकड़ के, कोई पिन पकड़ के, और दूसरे हाथ की पाम के ऊपर जब आप फोर्स करते हो, थोड़ा सा फोर्स लगाते ही आपको पेन फील होगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर कंसंट्रेट हो रहा है सारा एक लो एरिया के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि हाई प्रेशर, हाई एरिया के अंदर जो प्रेशर था वो क्या हुआ, आगे स्मॉल एरिया के ऊपर कंसंट्रेट होगा, तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड ज़्यादा होगी। वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम, इसका वर्किंग कैसे होती है देखिए अब। तो इसमें 3 स्टेजेस में आपको ये समझाऊंगा। तो पहली स्टेज ये है कि लीवर इज मूव्ड अवे फ्रॉम द वॉल बॉडी। ठीक है, लीवर को ऊपर खींच दिया गया है। तो इसमें आप देखिए 4 वॉल है, इसके अंदर 4 पोर्शन दिखाए गए हैं, वॉल नहीं 4 पोर्शन दिखाए गए हैं। पी से का मतलब है प्रेशर, टी का मतलब है टैंक। ये देखिए ये टैंक के लिए है ये, और ये प्रेशर के लिए है। ठीक है, ये टैंक के लिए है और ये प्रेशर के लिए है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ ये ए है, ठीक है, और ये बी है। यहाँ से जब आप प्रेशर लगा रहे हो, ये देखिए एक पंप है, पंप से जब आप प्रेशर लगा रहे हो तो यहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और ये हाई प्रेशर एरिया यहाँ से यहाँ प्रेशर करके इसको मूव करेगा आगे, लोड को ऊपर लिफ्ट कर देगा। देखिए आप यहाँ जब प्रेशर लगेगा तो लोड को ऊपर मूव करेगा, और यहाँ से जो लिक्विड है इस ये क्या है कि ये टैंक की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टैंक की तरफ मूव कर जाएगा, एक्सेस में जो है वो टैंक की तरफ मूव कर जाएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब यहाँ हाई प्रेशर कौन सा है, लिक्विड, ये हाई प्रेशर लिक्विड। अब जब आपको इसका प्रेशर रिलीज करना होता है, कभी प्रेशर रिलीव करना होता है, तो इस वॉल को खोल दीजिए तो प्रेशर रिलीज भी हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप देखिए, इसके अंदर क्या है कि जब मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूं, तो जब नीचे की तरफ मूव करूंगा तब क्या होगा देखिए, जब इस वॉल को जब नीचे किया जाएगा तो उस टाइम क्या होगा कि यहाँ जो प्रेशर है, अब ये प्रेशर इसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर दिया जाएगा, इससे प्रेशर इसके ऊपर दिया जाएगा। पहले प्रेशर अलग जगह जा रहा था, आप देखिए पहले प्रेशर कहाँ जा रहा था, पहले प्रेशर इसके ऊपर जा रहा था। मोटर वही चल रही है, पंप वही चल रहा है, लेकिन पहले प्रेशर इसके ऊपर जा रहा था। अब जब इसकी पोजीशन शिफ्ट किया तो प्रेशर इसके ऊपर जा रहा है, जो मोटर का प्रेशर है वो इसके ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी तो लोड नीचे आ जाएगा। पहले लोड कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, अब लोड कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यह हाई प्रेशर पाइप ये है, ये लो प्रेशर पाइप है। वहाँ क्या था, हाई प्रेशर पाइप ये थी और लो प्रेशर पाइप ये थी। तो इनमें डिफरेंस देखिए आप बड़े ध्यान से। नेक्स्ट है, जब उसको हम आइडल पोजीशन पे रखते हैं, मीडियम पोजीशन पे रखते हैं, तब क्या होगा, तब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सभी जो वॉल हैं वो सभी अपने जब मैं इस वॉल को रिलीज कर, जब मैं इस लीवर को रिलीज कर दूंगा तो अपने सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा। सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा तो जो सभी चारों वॉल हैं वो बंद हो जाएंगे। चारों वॉल की बजाय मुझे चारों पोर्ट बोलना चाहिए। इट मीन्स जिसकी जो पोजीशन है वो वहीं रह जाएगी, इसके अंदर जो प्रेशर है वही रह जाएगा, इसके अंदर जो प्रेशर है वही रह जाएगा, इसमें जो प्रेशर है वही रह जाएगा, इसमें जो प्रेशर है वही रह जाएगा। एज सच जो जहाँ जिस पोजीशन में है वहीं सब कुछ रुक जाएगा। और उसके बाद क्या है कि यदि मुझे फिर वो प्रेशर हाँ ये लोड भी वहीं की वहीं रह जाएगा। लोड की पोजीशन ना मूवमेंट ना ऊपर की तरफ होगी ना नीचे की तरफ होगी, किसी साइड नहीं होगी। अब उसके बाद यदि मुझे इसको रिलीज करना है तो मुझे यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज़ करना पड़ेगा। या प्रेशर रिलीफ वाल्व मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि ये सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा और इसकी मूवमेंट उस साइड हो जाएगी जिस साइड फोर्स लग रही होगी। फोर्स अब किस साइड लग रही है, लोड नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। मैंने 3 स्टेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के वर्किंग नहीं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। हाइड्रोलिक जैक में यूज़ होता है, ब्रेक्स के अंदर यूज़ होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आपने सुने होंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक जितनी भी कारें वगैरह आती हैं उनके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, लो प्रेशर क्रिएट लगाना पड़ता है, बहुत कम प्रेशर लगाना पड़ता है और वहाँ पूरे फोर्स के साथ आपके जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई होंगे। कई लोग बाइक्स में लगवा लेते हैं, कई कंपनीज बाइक के अंदर फ्रंट व्हील के अंदर देती हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक रैम सिलेंडर वाटर पंप रन बाय द हाइड्रो पावर। तो हाइड्रोलिक रैम्स भी आते हैं। यूज्ड एज सेंसर, क्लोज लूप वेलोसिटी कंट्रोलिंग के काम आता है। देखो जहाँ
क्लोज लूप सिस्टम होगा वहाँ आपके सेंसर और एक्चुएटर दोनों ही होंगे, तो सेंसर जो फीडबैक देगा उसके बेस पर ही हाइड्रोलिक सिस्टम आपका काम करेगा। हाईली प्रेसाइज पोजिशनिंग ऑफ द हैवी लोड्स, हैवी लोड की पोजिशनिंग यही तो थी, यहाँ हैवी लोड की पोजिशनिंग की बात हो रही थी, तो आपको प्रेसाइज पोजिशनिंग करनी है इसकी, तो आप यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर यूज़ कर रहे हो, तो ये इसकी प्रेसाइज पोजिशनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें कुछ एप्लीकेशंस इसके शो किए गए हैं, देखिए ये चीज़ें सब आपने देखी होंगी, अर्थ मूवर्स बोलते हैं इनको, यहाँ देखिए, ठीक है, और आप इधर देखिए, ये सब चीज़ें कुछ आपने देखी हुई होंगी। ये ट्रीज़ को काटने के लिए, उखाड़ने के लिए यूज़ हो रहा है, और अपने यहाँ तो आप देखते ही होगे जेसीबी जिसको बोलते हैं, तो वो सब हाइड्रोलिक बेस्ड ही होती हैं, हाइड्रोलिक फोर्स उसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर और हाइड्रोलिक एक्चुएटर में डिफरेंस सिर्फ यही है कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर के अंदर जो यूज़ होता है वो ऑयल या फ्लूइड और कह सकते हैं, या उसमें ऑयल हम जनरली यूज़ करते हैं, और यहाँ क्या है, यहाँ हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है मेनली। और वर्किंग प्रिंसिपल वही है कि उसके ऊपर फोर्स डाली जाती है, फोर्स डाल के अब उसको आगे प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो मोशन होती है वो रोटरी भी हो सकती है, लीनियर मोशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है, एक्चुएटर का टाइप क्या है। एक न्यूमेटिक एक्चुएटर के अंदर जो मेनली पार्ट्स होते हैं वो एक पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, और वाल्व्स या पोर्ट्स, जिनको वाल्व्स बोलते हैं या पोर्ट्स बोलते हैं, वो होते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम्स जो है वो बहुत कॉमन है, और हाइड्रोलिक सिस्टम्स के अंदर भी कहीं कहीं आप देखेंगे इनका जो बेसिक डिफरेंस है उसको कंसिडर करते हुए कि इनका हाइड्रोलिक सिस्टम्स के साथ भी इसका यूज़ हो सकता है। आज जैसे हाइड्रोलिक कोई मशीन पूरी हाइड्रोलिक है, उसमें कुछ पार्ट उसके हो सकता है न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर भी बेस्ड हो, इस तरीके से भी हो सकता है। न्यूमेटिक एक्चुएटर ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर की तरह ही है, सिर्फ जो इसमें पावर है वो कंप्रेस्ड एयर से आती है, फास्ट ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है, बिग फोर्स विद इलास्टिसिटी, बिग फोर्स क्रिएट करते हैं, नो लीक प्रॉब्लम। हाँ, उसमें जनरली लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है, आपका जो लिक्विड्स हैं वो लीक करने लग जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर में कुछ टाइम में ऐसा होता है कि लिक्विड ख़त्म हो गए, लिक्विड ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा से उसको फिल करवाना पड़ता है। जैसे आपने शॉकर्स देखे होंगे, शॉकर्स में से लिक्विड होता है, लिक्विड जब उसका लीक हो जाता है तो वो शॉकर या तो ख़राब हो जाता है या उसको आपको दोबारा से फिल करवाना पड़ता है, ऑयल दोबारा से फिल करवाना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें तो एयर है, कंप्रेशर से क्या करेंगे, एयर सक करेंगे एनवायरनमेंट से और वो उसमें फीड कर देंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ लीक हो गया। कुछ लीकेज यदि हुई भी है तो वो साथ साथ में मान लिया कुछ थोड़े बहुत कम लेवल के ऊपर यदि लीकेज है भी तो वो एनवायरनमेंट से उसको उतनी ही एयर पिक करके आगे उसको पंप के थ्रू फोर्स कर देते हैं अंदर की साइड। न्यूमेटिक एक्चुएटर के अंदर जैसे आप देख रहे हैं, एयर यहाँ से इन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, पंप के थ्रू फोर्स की जा रही है अंदर, और कहाँ से ली जा रही है, एयर बाहर से ली जा रही है, किससे, एनवायरनमेंट से एयर पिक कर लेते हैं, और उसके बाद क्या है कि ये आगे मूव करते हैं, इसको फोर्स करेगा और यहाँ से जो एयर एक्स्ट्रा एयर है यहाँ पे वो हटानी भी ज़रूरी है ना। जैसे आपको मैंने वहाँ बताया था कि जब आप उसको मूव करोगे, हाइड्रोलिक पिस्टन को मूव करोगे तो एक तरफ से आप फोर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो एक्स्ट्रा है उसको निकालना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये आउटलेट है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है, तो ये इस टाइप में आपका मूव करता है। और यहाँ देखिए, यहाँ से इनलेट है, जब हम इसकी मूवमेंट आगे की तरफ करते हैं तो यहाँ से इनलेट है, और यहाँ जो प्रेशर है वो आगे आउटलेट बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो ये मूवमेंट इसकी इस तरीके से होती है। हाँ, इसमें इट कन्वर्ट एनर्जी फॉर्म्ड बाय द कंप्रेस्ड एयर एट द हाई प्रेशर इनटू द आइदर लीनियर और रोटरी मोशन, कोई भी मोशन आप क्रिएट कर सकते हैं। क्विकली रिस्पॉन्ड इन ऑपरेशन, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। देखो, जब आप हाइड्रोलिक एक्चुएटर की बात करते हो वहाँ एक लिमिटेशन रहती है, जो
ऑयल उसके अंदर यूज़ होता है, उस ऑयल की अपनी एक विस्कोसिटी होती है, उस विस्कोसिटी के कारण उसका जो फ्लो होता है वो स्लो होता है फ्लो। जैसे यहाँ भी यदि आएगा तो वो बहुत स्लो आएगा, और यहाँ भी यहाँ से जो निकलेगा वो भी स्लोली निकलेगा। तो उसका अपने एक लिमिटेशन है कि उसके अंदर उसका जो विस्कोसिटी के कारण उसका जो फ्लो होता है वो बहुत फास्ट नहीं होता। ठीक है, फास्ट नहीं होता, देन इट टेक्स सम टाइम वो, लेकिन वो हाई प्रेशर को बियर कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, एयर का यूज़ हो रहा है, एयर का की अपनी कोई बहुत मीन्स हाई विस्कोसिटी नहीं होती। हाई विस्कोसिटी नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, उसका फ्लो बहुत इजी होता है, फ्लो इजी होता है तो यहाँ से वो इनलेट होगा, यहाँ से आउटलेट उसका इजीली हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से इनलेट होगा, यहाँ से आउटलेट इजीली हो जाएगा। तो जब हम मैं कंपैरिजन करूँ, कंपैरिजन में दो चीज़ें सामने आई हैं मेनली, न्यूमेटिक के अंदर और हाइड्रोलिक के अंदर। हाइड्रोलिक के अंदर एक तो जो फ्लो होता है दैट इज़ स्लो, और न्यूमेटिक के अंदर वो फ्लो फास्ट होता है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स फास्ट है। और दूसरा क्या है उसमें, जब मैं हाइड्रोलिक की बात करूँ उसमें ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद उसको दोबारा रीफिल करना पड़ता है आफ्टर सम टाइम। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये इसके मेन डिफरेंस है। यहाँ देखिए ये इसकी मोमेंट दिखाई गई है। यहाँ से आप प्रेशर क्रिएट करो, यहाँ प्रेशर डालोगे तो क्या है कि यहाँ जब ये एक्सपेंड होगा, ये प्रेशर इसको मोमेंट देगा, इस रोड को मोमेंट देगा, इस तरीके से मोमेंट देगा, और यहाँ से वो एयर, एक्स्ट्रा एयर बाहर निकल जाएगी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये इसकी मोमेंट कैसे होगी। यहाँ क्या है, लीनियर मोशन है, इस यहाँ लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए कि यहाँ से आप जब इसे प्रेशर डालोगे तो इसकी मोमेंट होगी लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन को फिर क्या होगा कि रोटेटरी मोशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें मैंने लिखा है कि दोनों टाइप के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन भी होते हैं और रोटरी मोशन भी होते हैं, तो दोनों मोशन मैंने आपको शो कर दिए। यहाँ इसकी वर्किंग शो की गई है, यहाँ ये मोटर है, उसके बाद ये यहाँ साइलेंसर फिल्टर है, और ये कंप्रेशर है। कंप्रेशर किससे चलेगा, मोटर से चलता है। आपको पता होगा जो जहाँ साइकिल या बाइक वगैरह के पंचर लगते हैं वहाँ आपने देखा होगा एक सिलेंडर होता है, उसके साथ कंप्रेशर होता है, और कंप्रेशर किससे रन करते हैं, मोटर के साथ रन करते हैं। मोटर चलती है तो उससे कंप्रेशर चलता है। कंप्रेशर क्या करेगा, एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से एयर को सक करेगा, और सक करेगा तो वहाँ फिल्टर यूज़ होते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। उसके बाद यहाँ से वो क्या है, इधर इस वाल के थ्रू होता है, आगे मूव करेगा, वहाँ यदि हीटिंग है तो उसके कुछ कूल कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, फिल्टर का यूज़ करेंगे, आगे दोबारा फिल्टर का यूज़ करेंगे। वाटर ट्रैप मीन्स वाटर से जब उसको पास करेंगे तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो वहाँ वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी, और उसके बाद क्या है कि इसको आगे आगे मूव कर देंगे। ठीक है, ये इसका वर्किंग है। मैकेनिकल एक्चुएटर आते हैं इसके बाद। मैकेनिकल एक्चुएटर क्या होते हैं, वो जनरली रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं। आपने जनरली देखा होगा स्क्रू है, स्क्रू के अंदर आप रोटेट करते हो और उसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मोमेंट, लीनियर मोमेंट हो रही है। तो आपने ये देखा होगा कि एक्सल व्हील और एक्सल की भी बात करते हैं, या मैं एक सिंपल जैक की बात करता हूँ, सिंपल मैकेनिकल जैक की बात करता हूँ। उसके अंदर आप क्या करते हो कि एक रोड से उसको रोटेट करते हो, और उसके बाद क्या है कि उस जैक की लीनियर मोशन अप साइड में वो ऊपर उठता हुआ जाता है। तो एक्चुअल में वो जैक है क्या, वो स्क्रू बेस्ड जैक है जिसके अंदर आप उसको रोटेट करते हो और वो ऊपर उठता हुआ चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रू जैक देख सकते हैं, स्क्रू जैक है, व्हील एंड एक्सल है। ठीक है, और उसके बाद कैम है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। उसके बाद है कंक्लूजन्स। तो एक्चुएटर किसी मशीन का एक पार्ट होता है जो उसके अंदर मोमेंट के लिए या कंट्रोलिंग ऑफ मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मशीन का मीन्स मशीन की बजाय मुझे एक सिस्टम बोलना चाहिए। एक सिस्टम का वो पार्ट होता है जो मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिजिकल पैरामीटर को प्रोवाइड करता है। तो एक्चुएटर के अंदर दो टाइप के सिग्नल यूज़ होते हैं, एक तो कंट्रोल सिग्नल यूज़ होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होता है। कंट्रोल सिग्नल जो है वो रिलेटिव लो एनर्जी होती है, वो किसी कंट्रोलर की आउटपुट भी हो सकती है, और मे बी इलेक्ट्रिक वोल्टेज या करंट भी होता है, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक प्रेशर भी हो सकता है, और या ह्यूमन पावर भी हो सकता है। ह्यूमन पावर मीन जैसे हम हाथ से कोई, जैसे ह्यूमन पावर का एग्जांपल मैं बड़ा इजी देता हूँ आपको।
ह्यूमन पावर में जब हम ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो कंट्रोलिंग सिग्नल मैं कहाँ से दे रहा हूँ, कंट्रोलिंग सिग्नल मैं अपने पैर से दे रहा हूँ। इसका मतलब मस्कुलर फोर्स यूज़ हुई है, ह्यूमन की मस्कुलर फोर्स यूज़ हुई है वहाँ पर कंट्रोलिंग सिग्नल देने के लिए। और आगे जो काम करता है वो क्या करता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर वगैरह वो काम कर रहा है, या वो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, न्यूमेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के मीन्स उसके जो वर्किंग पावर है वो उस जगह से मिल रही है। और जो एक्चुएटर का मैकेनिज्म होता है मेनली कंट्रोल सिस्टम जिसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर अपना रिस्पॉन्ड करता है वो है। और कंट्रोल सिस्टम कैन बी सिंपल एज फिक्स्ड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सॉफ्टवेयर बेस्ड, कैसा भी आपका सिस्टम हो सकता है। वो कम्प्लेक्स सिस्टम भी हो सकता है या एक बड़ा सिंपल सिस्टम भी हो सकता है, किसी भी तरीके का सिस्टम हो सकता है। तो बहुत टाइम हो गया हमें सेंसर्स और एक्चुएटर पढ़ते हुए, तो यहाँ मैं सेंसर्स एक्चुएटर का पार्ट ख़त्म करता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग पोर्शन और एंड पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, कि लास्ट में इंटरफेस कैसे किया, इंटरेक्ट कैसे किया एनवायरनमेंट के साथ, और शुरू में एनवायरनमेंट की लिसनिंग कैसे किया, आप ये कह सकते हैं लिसनिंग कैसे किया, क्या या कैसे देखा गया उसको, या कैसे इनपुट ली गई, तो वो सेंसर के थ्रू ली गई। और लास्ट में अपनी बात कैसे बताई गई, लास्ट में अपनी आउटपुट कैसे दी गई, वो किसी एक्चुएटर के थ्रू दी गई। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके साथ मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।